बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, तनफ़ुस का अमल। इसमें सबसे पहले हम ब्रीदिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। गैसों के तबादला से मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को तनफ़ुस कहते हैं। ब्रीदिंग के टू फेजेस होते हैं, इनहेलेशंस एंड एक्सहालेशन। इनहेलेशंस इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं, यानी सांस अंदर खींचना, और दूसरा फेज होता है एक्सहालेशन यानी एक्सपायरेशन, यानी लंग्स में गैसियस एक्सचेंज के बाद इम्प्योर एयर को बॉडी से बाहर निकालना। पहले हम देखते हैं कि इंस्पायरेशन और इनहेलेशंस किसे कहते हैं। इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स आर रेज्ड और रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम भी कंट्रैक्ट होता है, गुंबद नुमा डायाफ्राम भी सिकुड़ता है एंड इज लोअर्ड और नीचे हो जाता है। अब रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, डोम शेप डायाफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है। इस मूवमेंट की वजह से थोरेक्स कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है, सीने के खला का रकबा बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज होने की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में लंग्स एक्सपेंड होते हैं और इनके अंदर एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर की हवा यानी आउटसाइड एयर तेजी से लंग्स में इंटर होती है, ताकि दोनों अतराफ का प्रेशर इक्वल हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक्सपायरेशन और एक्सहालेशन किसे कहते हैं। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज के बाद इम्प्योर एयर को बाहर निकालना एक्सपायरेशन या एक्सहालेशन कहलाता है। अब इसमें तमाम तर प्रोसेस इंस्पायरेशन के उल्ट होता है, इंस्पायरेशन के रिवर्स होता है। इसमें रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं, जिनसे रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं, और डायाफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी ऊपर उठी डोम शेप स्ट्रक्चर यानी गुंबद नुमा शक्ल में आ जाते हैं। इस मूवमेंट की वजह से चेस्ट कैविटी की स्पेस में कमी आती है, सीने के खला के रकबे में कमी आती है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब लंग्स के ऊपर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और इनमें मौजूद एयर एक्सपेल्ड आउट होती है, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है। ह्यूमन में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के दौरान, नॉर्मल हालात यानी रेस्ट के दौरान जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम पर मिनट है, 16 से 20 मरतबा फी मिनट है। ब्रीदिंग रेट को ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हवाले से सेंसिटिव होता है, यानी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट होता है। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड जॉब करते हैं, कोई मुश्किल काम करते हैं, तो हमारे मसल्स के सेल ज्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ताकि उस एक्सरसाइज को जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल हो सके। अब इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बनती है
और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज कर दी जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा होती है तो ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है। तो ये ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है, यानी दिमाग के रेस्पिरेटरी सेंटर को तहरीक देती है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स के मसल्स और डायाफ्राम को ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने के लिए मैसेज भेजता है। ये रिब्स के मसल्स और डायाफ्राम को तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ा देने की हिदायत भेजता है, ताकि जैसे ही सांस की रफ्तार ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा एयर बॉडी में इंटर होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल हो सके, और ज्यादा से ज्यादा एयर बॉडी से बाहर निकलेगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ बाहर निकल जाए। तो इस तरह ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जा सकता है। एक्सरसाइज और दूसरे फिजिकल वर्क के दौरान ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होकर 30 to 40 टाइम पर मिनट हो जाता है, यानी तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ सकती है। ब्रीदिंग मूवमेंट काफ़ी हद तक इनवॉलेंट्री होती है, इसी वजह से हम ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। अब हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड एयर। सांस लेने के दौरान अंदर दाखिल होने वाली और बाहर खारिज होने वाली हवा का मवाजना। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिकदार इंस्पायर्ड एयर में 21% होती है, अंदर दाखिल होने वाली हवा में 21% होती है। इसमें से कुछ ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। फिर इसी वजह से एक्सपायर्ड एयर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 16% होती है, क्योंकि बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में 0.04% होती है, जबकि एक्सपायर्ड एयर में 4% होती है। एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के इंक्रीज होने की वजह यह है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इंस्पायर्ड एयर में भी 79% होती है और एक्सपायर्ड एयर में भी 79% होती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, पानी के बुखारात की मिकदार इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होती है, काबिल तगैयर होती है, तब्दील होती रहती है, जबकि एक्सपायर्ड एयर में बाहर खारिज होने वाली हवा में सैचुरेटेड होती है, सैरशुदा होती है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इंस्पायर्ड एयर में ये भी वेरिएबल होते हैं, काबिल तगैयर होते हैं, तब्दील होते रहते हैं, और एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट नन, तकरीबन कोई भी खारिज नहीं होता। एंड पर है टेम्परेचर, ये भी इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होता है, काबिल तगैयर होता है, तब्दील होता रहता है, और एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, तकरीबन जिस्मानी टेम्परेचर के इक्वल होता है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।